आज हम लोग परमाणु चैप्टर पढ़ते हैं। तो परमाणु में सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको उन्होंने परमाणु कहा। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु एक पदार्थ के परमाणु एक जैसे होते हैं आकार और द्रव्यमान में, और अलग अलग पदार्थ के परमाणु आकार और द्रव्यमान में अलग अलग होते हैं। और परमाणु को किसी भी तरह से और तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये परमाणुवाद डाल्टन का परमाणुवाद कहलाता है। फिर उसके बाद वैज्ञानिक जे थॉम्सन ने गैसों के विद्युत विसर्जन में देखा कि गैसों के विद्युत विसर्जन में कुछ ऋणावेशित कणों को उन्होंने खोजा और ये देखा कि प्रत्येक गैस के परमाणुओं से कुछ ऋणावेशित कण जो निकलते हैं वो सब बराबर होते हैं, समान होते हैं द्रव्यमान और आवेश में। तो उन्होंने इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस प्रकार वैज्ञानिक जे थॉम्सन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो इनके परमाणु मॉडल के अनुसार, वैज्ञानिक जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार, जो परमाणु होता है वह ठोस 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है और इस गोले में उसका परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। और इस ठोस गोले के अंदर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के ठोस गोले के अंदर जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं वह इस प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। इसलिए इसको तरबूज मॉडल भी, जे थॉम्सन का तरबूज मॉडल भी कहा गया। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है। ये केंद्र हो गया, r = 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का गोला होता है, ठोस गोला होता है, जिसमें समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है और जगह जगह पर इसमें जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज में जिस तरह से उसके बीज धंसे रहते हैं उस प्रकार रहते हैं। अब चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए उन्होंने यह बोला कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश होता है, कुल ऋणावेश वह परमाणु के धनावेश के बराबर होता है और इस आधार पर परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो ये है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। फिर इस परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु के कुछ गुणों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर ली गई, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर ली गई कि हाँ, इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से छोड़कर बाहर निकल आ जाते हैं, जिनको हम लोग प्रकाश के गिरने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन कुछ गुणों की व्याख्या इनके परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकी, तो इसलिए इनका परमाणु मॉडल शुरुआत में तो चला, फिर बाद में इसको अमान्य कर दिया गया और इसमें और अध्ययन किया वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड का एक अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग हम लोग समझते हैं। तो उन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए उन्होंने एक स्वर्ण पन्नी, बहुत पतली स्वर्ण पन्नी लिया और उसमें से जो बिस्मथ T3 जो रेडियो एक्टिव तत्व है उससे निकलने वाले अल्फा कण जो कि 5.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब उनकी ऊर्जा होती है, उन अल्फा कणों को इस स्वर्ण पन्नी में से होकर गुजारा। और आगे इन्होंने तो इस तरह से, मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो इससे निकलने वाले जो अल्फा कण थे उन अल्फा कणों को इन्होंने स्वर्ण पन्नी में से गुजारा। ये स्वर्ण पन्नी हो गई, स्वर्ण पन्नी में से उन्होंने गुजारा। और अल्फा कणों के प्रकीर्णन को देखने के लिए इन्होंने आगे ZnS जिंक सल्फाइड का एक रेडियो जो प्रतिदीपशील पदार्थ है ZnS, उसका एक पर्दा रखा। तो देखा कि जो अल्फा कण यहाँ से निकलकर, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण
बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में चले जाते हैं, और कुछ अल्फा कण थोड़े थोड़े कोण से विचलित हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ से कोई और अल्फा कण, यहाँ से कई अल्फा कण निकलते हैं, तो एक अल्फा कण ये इस तरह से जा रहा है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से इस तरफ को देखा उन्होंने, इस तरफ को अल्फा कण भी आ गया, और देखा कि कुछ अल्फा कण पश्च परिकीर्णन को भी प्रदर्शित करते हैं, यानी इस तरफ को भी आते हैं कुछ अल्फा कण इस तरह से। तो उन्होंने अपने अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले। तो पहला उनका निष्कर्ष ये था कि जो परमाणु है उसमें जब अल्फा कण उसमें से गुजरते हैं इस तरह से, तो अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, बिना प्रकीर्णित हुए सीधे मार्ग में चले जाते हैं। तो इससे इन्होंने पहला पॉइंट ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं इस तरह से, कुछ अल्फा कण इस तरह से न्यून कोण से प्रकीर्णित होते हैं। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अल्फा कण धनावेशित कण है और यह तभी प्रतिकर्षित होकर प्रकीर्णित होगा जब परमाणु के मध्य में धनावेश होना चाहिए, और इन प्रकीर्णित अल्फा कणों के कोण नाप कर उन्होंने यह अनुमान लगाया, यह निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण और उस धन आवेश के बीच जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है वह कूलाम के नियम का पालन करता है। तो इस कूलाम के नियम का, जो कूलाम का नियम है वो परमाणुई दूरी के लिए भी उन्होंने शर्त बताया। और कुछ देखा कि कुछ अल्फा कण मोर देन 90 डिग्री यानी अधिक कोण से भी प्रकीर्णित होते हैं, मोर देन 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होते हैं इस तरह से। और उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण पश्च परिकीर्णन को प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने सेकंड पॉइंट ये निकाला कि जो परमाणु का जो धन आवेश है वह एक बहुत ही सूक्ष्म गोले में केंद्रित होता है, और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु का उसी सूक्ष्म गोले में केंद्रित होता है, जिसको नाभिक कहा उन्होंने। तो इसको नाभिक कहा जाता है। तो उन्होंने सेकंड निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु के मध्य में एक बहुत सूक्ष्म स्थान में उसका समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इस प्रकार, और नाभिक में अलग अलग उन्होंने तत्वों, अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के साथ जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, या इस स्वर्ण पन्नी में से जब अलग अलग ऊर्जा के परमाणु उनको अल्फा कण को गुजारा, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग पदार्थ के परमाणुओं में जो धन आवेश की मात्रा होती है वह भिन्न भिन्न होती है, अर्थात नाभिक के अंदर जो धनावेश होता है वह अलग अलग होता है। तो यह निष्कर्ष निकाला। और जो अल्फा कण उन्होंने बताया कि जो पश्च विकिरण प्रदर्शित करते हैं वह नाभिक के ठीक सीध में जाते हैं, और प्रबल प्रतिकर्षण के कारण वह अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो धन आवेश है वह बहुत ही सूक्ष्म, यानी नाभिक बहुत ही सूक्ष्म होता है और परमाणु के मध्य में स्थित होता है। तो इस आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष इस तरह से 2-3 निष्कर्ष निकाले। और उन्होंने तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि जो विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या होती है वह 1/sin⁴ θ/2 के अनुसार होती है। ये प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या इस प्रकीर्णन कोण के अर्ध प्रकीर्णन कोण की ज्या के 4th पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इसके बाद अब उन्होंने नाभिक के आकार का आकलन हम लोग अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से कर सकते हैं। तो अब इसमें नाभिक के आकार का आकलन देखते हैं, तो किस तरह से करते हैं नाभिक के आकार का आकलन। तो नाभिक का आकार के आकलन के लिए यह मान लिया गया कि जो अल्फा कण पश्च प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है वही अल्फा कण नाभिक के अत्यंत समीप पहुंचता है, और उसके नाभिक के अत्यंत समीप पहुंच की दूरी ही नाभिक का आकार कहलाती है, अर्थात नाभिक के त्रिज्या के लगभग बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, तो उसके नाभिक में जो धन आवेश होता है वो Zd के बराबर होगा, और एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा k है वह
नाभिक की ओर, सीधे नाभिक की ओर जाता है और उसके निकटतम पहुंचने के बाद प्रबल प्रतिकर्षण के कारण वापस लौट आता है। तो जैसे ही तो इस निकटतम दूरी को नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या आर नॉट कहा जाता है। तो आर नॉट की डिस्टेंस पर जब अल्फा कण नाभिक के समीप पहुंचता है तो वह प्रतिकर्षित हो जाता है। तो इस समय जैसे ही अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह कम होने लगती है और अल्फा कण तथा इस नाभिक के बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है और जब अल्फा कण नाभिक के अत्यंत निकट होता है तो उस समय जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वह इसकी गतिज ऊर्जा के ठीक बराबर हो जाती है। तो यदि नाभिक का आकार आर नॉट हो अर्थात अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी आर नॉट हो तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 माने इसका आवेश लेंगे 2e और इसका Zd तो 2e into Zd अपॉन बीच की डिस्टेंस r नॉट हो जाएगी। और जब यह निकटतम पहुंच की दूरी पर होता है तो u बराबर k हो जाता है। तो u बराबर यहाँ k लिख देंगे तो k बराबर आ जाएगा 9 into 10 की पावर 9 और 2ze स्क्वायर अपॉन आर नॉट। तो इस आधार पर आर नॉट की गणना कर लेते हैं। आर नॉट बराबर हो जाएगा 9 into 10 की पावर 9 और यह आ जाएगा 2 into 2ze स्क्वायर अपॉन k। अब यहाँ पर हम लोग z का मान, e का मान और k का मान रख कर आर नॉट की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के विकिरण में जो k था उनका 1.48 into 10 की पावर -12 जूल था और z बराबर 79 होता है और e बराबर 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम यदि यूज करते हैं और इसके यूज करने पर जो आर नॉट का मान आता है वह लगभग 2.5 into 10 की पावर -14 मीटर का। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वह इस निकटतम पहुंच की दूरी यानी नाभिक का आकार 2.5 into 10 की पावर -15 से कम होनी चाहिए नाभिक की त्रिज्या। तो विभिन्न पदार्थों का प्रयोग करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह 10 की पावर -15 मीटर फुट की होती है। तो इस प्रकार हम अल्फा कणों के विकिरण के प्रयोग से इस नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है अल्फा कणों के विकिरण का प्रयोग। उसके बाद वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला होता है जिसके मध्य में एक बहुत सूक्ष्म स्थान में धनावेशित नाभिक होता है। यदि परमाणु क्रमांक Z है तो उसमें जो नाभिक में धनावेश होता है वो Zd के बराबर होता है। और उन्होंने कहा कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वह इस नाभिक के चारों ओर 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या के गोले के अंदर बढ़ती कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है इतनी होती कि उनका कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है और इस कारण जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है। तो ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गई क्योंकि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया क्योंकि अब उसमें ये दोष दो पाए गए। तो पहला दोष है कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में यह है कि नाभिक के परितः जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन है, नाभिक ये हो गया Zd प्लस इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और जब नाभिक के परितः घूमता है तो उसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है और यह कहा जाता है कि स्थिर वैद्युत गतिकी के अनुसार कोई भी त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी त्रिज्या जो है वृद्धि कक्षा की त्रिज्या लगातार घटते रहनी चाहिए और अंततः उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए अर्थात परमाणु स्थायी नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें
ना परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का। दूसरा ये था कि जो परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है वह सतत न होकर रेखीय होता है। परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वह सतत न होकर रेखीय प्राप्त होता है। तो रेखीय प्राप्त होने का मतलब है जो स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ निश्चित आवृत्ति की ही रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो उनकी व्याख्या ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो जो परमाणु से उत्सर्जित ऊर्जा है उसमें प्रत्येक आवृत्ति उपस्थित होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होनी चाहिए, अर्थात परमाणु का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वह सतत होना चाहिए, ना कि रेखीय होना चाहिए। तो इस प्रकार इन दो कमियों की वजह से इनका जो इन्होंने इनके द्वारा इस परमाणु मॉडल के द्वारा कुछ परमाणु के गुणों की व्याख्या नहीं हो सकी। तो ये है परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कुछ कमियाँ।